नमस्कार मित्रों, सतवायु आयुर्वेदा में आज हम बात करेंगे बस्ती कर्म की। बस्ती कर्म पंचकर्म का एक मुख्य कर्म है। बस्ती को बस्ती क्यों कहते हैं? बस्ती और एनिमा में क्या फर्क होता है? कितने प्रकार की बस्तियां होती हैं? इसके अतिरिक्त बस्तियां कितनी रहनी चाहिए और बस्तियों के क्या क्या लाभ होते हैं, किन किन रोगों में लाभ होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। पंचकर्म यानी कि 5 प्रकार के कर्म: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, जिसमें कि बस्ती को तीसरा स्थान दिया गया है। सामान्यतया जब ये कहा जाता है कि आपका पंचकर्म करने की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में किसी 1 या 2, कभी कभार 3 पंचकर्म का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर रोगियों में बस्ती कर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बस्ती कर्म इन सभी कर्मों में विशेष है। इसके लिए कहा गया है, तस्य अतिवृद्धस्य समाय नान्यद बस्ति बिना भेषजम अस्ति किंचित। मतलब कि जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए दोष होते हैं, अतिवृद्ध दोषों को बाहर निकालने के लिए बस्ती के समान कोई दूसरी भेषज नहीं है। इसके अतिरिक्त बस्ती का प्रयोग ऐसे समय पर भी किया जा सकता है जब कोई भी रोगी वमन और विरेचन के वेगों को सहन नहीं कर सकता, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे, वृद्ध, कुमार या फिर जो बहुत ज्यादा सुकुमार लोग हैं, सुकुमार स्त्रियां हैं जो कि वमन और विरेचन के वेग को सहन नहीं कर सकती हैं। ऐसे वृद्ध लोग जिनकी उम्र 60 से 65 साल से ऊपर है, इस तरह के रोगियों में भी बस्ती का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। विशेषतया बस्ती को वात से संबंधित रोगों के लिए कहा गया है। तीनों दोषों में वात प्रधान दोष होता है, क्योंकि पित्त और कफ से संबंधित रोगों में भी कहा गया है, वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्, यानी कि वायु जिस ओर इन दोषों को ले जाता है वहां जाकर ये दोष रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त बस्ती एक ऐसी चिकित्सा है जो न सिर्फ वात को बल्कि कफ और पित्त से संबंधित दोषों में भी लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें यदि पित्त और कफ को शमन करने वाली औषधियों की बस्ती दी जाती है तो उन दोषों का भी शमन होता है। यही वजह है कि बस्ती को चिकित्सा अर्ध कहा गया है। तस्मात् चिकित्सा अर्धम अति ब्रुवन्ति, और कई वैद्य इसे पूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं। इसलिए बस्ती कर्म सभी पंचकर्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। बस्ती को बस्ती क्यों कहते हैं? पुराने समय में जब प्लास्टिक और रबर का आविष्कार नहीं हुआ, उस समय में बस्ती देने के लिए बकरे, भैंस, घोड़े आदि जानवरों के मूत्राशय को भी बस्ती कहा जाता है। यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर था इन जानवरों का, बस्ती थी, उसके द्वारा बस्ती दी जाती थी। यही कारण है कि इसका नाम बस्ती पड़ा और इसे आज भी बस्ती कहते हैं। बस्ती को कई बार मेडिकेटेड एनिमा कहा जाता है, यानी कि औषधियों से युक्त एनिमा। लेकिन एनिमा मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन में यूज किया जाता है, उससे बस्ती बहुत डिफरेंट है। इसके क्या क्या डिफरेंस होते हैं आइए जानते हैं। एनिमा इसे पेट साफ करने के लिए दिया जाता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है या फिर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाना है, ऐसी कंडीशन में उसे एनिमा दिया जाता है ताकि पेट साफ हो जाए। जबकि बस्ती का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति का व्यवस्थित पेट साफ हो जाए। यानी कि यदि बस्ती करते समय व्यक्ति का पेट साफ नहीं हो रहा है तो बस्ती का इफेक्ट उतना नहीं आता है। ऐसे पेशेंट जिनको पेट साफ नहीं होता है, अक्सर उन्हें एक रात पहले त्रिफला आदि चूर्ण दिए जाते हैं, और जब उनका पेट साफ हो जाता है तब बस्ती दी जाती है। क्योंकि यदि व्यक्ति का पेट साफ नहीं है और बस्ती दी गई तो बस्ती रुकती नहीं है, तुरंत निकल आती है, और ऐसे में बस्ती का इफेक्ट नहीं आता है। एनिमा का प्रयोग कॉन्स्टिपेशन होने पर या फिर इमरजेंसी की कंडीशन में जब पेट साफ करने की ऑपरेशन के पहले आवश्यकता है तब किया जाता है। जबकि बस्ती का प्रयोग शोधन, समन, शरीर पोषण आदि के लिए किया जाता है। यानी कि कई तरह की बस्तियां होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। शरीर के पोषण को बढ़ाने के लिए भी, किसी भी रोग का शमन करने के लिए, यानी कि रोग को शांत करने के लिए, इसके अलावा क्लींजिंग करने के लिए अलग अलग कारणों से कई सारे रोगों में, जैसे कि गुल्म में, हृदय रोग में, कृमियों में, या फिर किसी भी प्रकार का शूल है, शरीर में कालापन बढ़ रहा है, रुक्षता बढ़ रही है, इस तरह की कंडीशंस में बस्ती का प्रयोग किया जा सकता है। हृदय रोग में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनमें बस्ती का प्रयोग किया जाता है। एनिमा 8 से 10 प्रकार का होता है, जिसमें अलग अलग तरह से केमिकल, सोप वाटर, कॉफी, कई तीक्ष्ण तेलों का प्रयोग किया जाता है। जबकि
जो बस्ती होती है उसमें 1000 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं। तेल बस्ती, काढ़े की बस्ती, क्षीर बस्ती, वैतरण बस्ती, जिनमें मुख्यतया तेल, काढ़ा, मधु, घृत, लवण, इसके अतिरिक्त कई प्रकार के औषधियों के कल्क, दूध, दही, दही का पानी या फिर चिंचा यानी कि इमली का पानी, गोमूत्र, गुड़, ऐसी सैकड़ों वस्तुओं का कॉम्बिनेशन किया जाता है जिनके हजारों से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन है और इनका कॉम्बिनेशन रोग, रोगी के बल, इसके अतिरिक्त रोगी में अन्य दोषों की कंडीशन, देश, काल, इसके अतिरिक्त एनिमा क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है इसलिए केवल मल द्वार से यानी कि एनल ओपनिंग से, एनस से दिया जाता है। जबकि बस्ती का कई जगह से प्रयोग होता है सारे जो अधोमार्ग के द्वार होते हैं यानी कि मल द्वार, एनस, वेजाइनल ओपनिंग यानी कि योनि द्वार, यूरेथ्रल ओपनिंग यानी कि मूत्र द्वार, इन सभी से बस्ती का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि एनिमा और बस्ती बहुत डिफरेंट है, लेकिन कई बार आम भाषा में लोगों को समझाने के लिए बस्ती को मेडिकेटेड एनिमा कह दिया जाता है। टाइप ऑफ बस्ती, टाइप ऑफ बस्ती अकॉर्डिंग टू रूट, जिस द्वार से बस्ती को दिया जाता है उसके अनुसार ही इसका नाम भी होता है। जैसे कि गुद बस्ती और उत्तर बस्ती, ये 2 प्रकार की मुख्य बस्तियां होती हैं। इसके अतिरिक्त व्रण बस्ती भी दी जाती है। गुद बस्ती यानी कि मल द्वार के द्वारा, एनस के द्वारा, एनल ओपनिंग भी जिसे कहते हैं। उत्तर बस्ती ये मल द्वार के उत्तर मार्ग में जो भी द्वार होते हैं यानी कि मूत्र द्वार और योनि द्वार यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग, इनके द्वारा जो बस्ती दी जाती है उसे उत्तर बस्ती कहते हैं। उत्तर बस्ती मूत्र से संबंधित रोगों में, इसके अलावा योनि से संबंधित रोगों में, स्पेशली इनफर्टिलिटी में, पीसीओडी में, फाइब्रॉइड में बहुत लाभदायक है। इसके बारे में विशिष्ट रूप से जानकारी आप हमारे इन वीडियोस में प्राप्त कर सकते हैं। टाइप ऑफ बस्ती अकॉर्डिंग टू कंटेंट, मतलब कि बस्ती में जिस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग किया जाता है इसके अनुसार भी बस्ती का नामकरण किया जाता है, जिसमें मुख्यतया 2 नामकरण है, अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती। आस्थापन बस्ती को निरूह बस्ती भी कहते हैं। अनुवासन बस्ती में तेल मुख्य द्रव्य होता है। आस्थापन बस्ती या जिसे निरूह बस्ती भी कहा जाता है, इसमें काढ़ा मुख्य द्रव्य होता है, औषधि युक्त काढ़ा, इसके साथ में मधु और स्नेह जिसमें कि घृत या तेल का प्रयोग किया जाता है, सैंधव, औषधियों का कल्क, इन सभी का प्रयोग करके, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके निरूह बस्ती, आस्थापन बस्ती का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा क्षीर पाक बस्ती जिसमें कि औषधियों में पकाए गए दूध की बस्ती दी जाती है। इसके अतिरिक्त वैतरण बस्ती जो कि चिंचा यानी कि इमली, गुड़ आदि मेन कंटेंट होते हैं, उन सभी का प्रयोग करके वैतरण बस्ती का निर्माण किया जाता है। ज्यादातर परिस्थितियों में अनुवासन और आस्थापन बस्ती का ही प्रयोग किया जाता है। अनुवासन बस्ती तेल की बस्ती होती है और ये 9 घंटे में यानी कि 3 याम में बाहर निकल आती है। आज के युग में 2 से 3 घंटे में ज्यादातर अनुवासन बस्तियां बाहर आ जाती हैं, तेल बस्तियां बाहर आ जाती हैं। यदि इतने समय में वापस ना आए तो कई बार मात्रा बढ़ानी भी पड़ती है। आस्थापन बस्ती या फिर निरूह बस्ती सामान्य परिस्थितियों में 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट मैक्स अपने शरीर में रह सकती है। आज के युग में यह बस्ती मैक्सिमम 10 से 20 मिनट ही रुकती है, इससे ज्यादा ये नहीं रुक पाती है। ये पूर्णतया रोगी के दोष, दूष, काल, देश पर निर्भर करता है। अलग अलग वैद्य अपने अभ्यास के अनुसार बस्ती का क्रम, मात्रा और औषधियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए कितनी बस्तियां और कैसे दी जाएं, इसका प्रयोग वैद्य के अनुसार ही होता है। आयुर्वेद में इस संबंध में कहा गया है कि कुछ विशेष बस्तियां बताई गई हैं, विशेष क्रम बताए गए हैं, जैसे कि कर्म काल योग। कर्म बस्तियां जिसमें कि 30 बस्तियां दी जाती हैं, यानी कि लगातार 30 बस्तियां दी जाती हैं। इसमें अनुवासन, निरूह आदि का विशेष क्रम होता है। शुरुआत में अनुवासन बस्तियां दी जाती हैं, उसके बाद निरूह बस्तियां और अनुवासन बस्ती अल्टरनेट करके दी जाती है और लास्ट में अनुवासन बस्ती दी जाती है। काल बस्तियों में 16 बस्तियां दी जाती हैं, जिसमें कि पहले अनुवासन बस्तियां, इसके बाद अल्टरनेट करते हुए अनुवासन और निरूह बस्ती और लास्ट में अनुवासन बस्ती। योग बस्तियों में 8 बस्तियां बताई गई हैं, इसमें भी शुरुआत में अनुवासन बस्ती और उसके बाद अनुवासन और निरूह अल्टरनेट करके दी जाती हैं।
बस्ती देने के क्या क्या लाभ या फायदे होते हैं। बस्ती मल, मूत्र और वायु की प्रवृत्ति को उत्तम रूप से करने में सहयोग देती है। मतलब कि जिन व्यक्ति लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, फ्लैटुलेंस हो, शरीर में कहीं भी दर्द हो, पेट में दर्द हो, इन सभी में लाभदायक होती है। ये भोजन में रुचि को बढ़ाती है, यानी कि भूख बढ़ाने का काम करती है। जिनको बिल्कुल भूख नहीं लगती है उनमें भूख बढ़ाने का काम करती है। अग्नि की वृद्धि करती है, इसलिए जठराग्नि, इसके अलावा भूताग्नि और धात्वाग्नि होती हैं, उनको बढ़ाने का भी काम करती है। यही वजह है कि पाचन शक्ति तो अच्छी ही होती ही है, साथ में बीएमआर यानी कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिसे हम धात्वाग्नि कह सकते हैं, उसे भी बढ़ाती है। ये पक्वाशय और आशयों में लघुता लाती है। इसका यह अर्थ है कि शरीर के अंतरांगों में ऑक्सीडेटिव प्रेशर रहता है, उसको ये कम करता है, यानी कि जो शरीर की टॉक्सिसिटी होती है उनको कम करता है। इसके वजह से अंतरांगों में भी लघुता आती है। इसके अतिरिक्त रोगों की शांति के लिए विशेष लाभदायक है। सभी प्रकार के दर्द और शूल में विशेष लाभदायक होती है। बस पीठ दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द, किसी भी वजह से अगर शूल हो रहा हो यानी कि कॉलिकी पेन हो रहा है, उन सभी में बस्ती विशेष लाभदायक होती है। क्योंकि कोई भी जो दर्द होता है वो वात के कारण होता है, शूल होता है वो वात के कारण होता है। इसके अतिरिक्त जो भी उदर रोग बताए गए हैं, प्लीहा रोग हैं, जो भी ज्वाइंट से संबंधित यानी जोड़ों से संबंधित रोग है, बोन के यानी कि हड्डियों से संबंधित रोग हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज, इसके अलावा वेट घटाने और बढ़ाने के लिए दांतों से संबंधित, नाखूनों से संबंधित रोग, शरीर में ड्राइनेस बहुत बढ़ी हुई हो या शरीर में कालापन बहुत बढ़ रहा हो, इन सभी प्रकार के रोगों में, क्योंकि वात के कारण ही ये रोग होते हैं, तो इन सभी में रोगों में शांति मिलती है। इसके अलावा पित्त और कफ से संबंधित रोगों में भी यदि बस्ती दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में तुरंत आराम मिलता है। पेन जो होता है या दोषों का जो प्रसारण होता है वो रुक जाता है, जिसके कारण आराम मिलता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही हो, ऐसी कंडीशन में अगर बस्ती दे दी जाती है तो तुरंत आराम मिलता है। ऐसे ही अगर अस्थमा का अटैक आ रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी तीक्ष्ण बस्ती या विरेचन दिया जाता है तो बहुत आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को बहुत हेल्दी फील होता है, शरीर में उत्साह बना रहता है, स्वास्थ्य अनुकूल रहता है, शरीर में बल की वृद्धि होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने के लिए जो शरीर में बल चाहिए उसमें भी वृद्धि होती है। इसके अलावा शरीर के जो शारीरिक बल यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। निद्रा नाश का मुख्य कारण भी वात दोष होते हैं, इसलिए जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनमें भी बस्ती बहुत लाभदायक होती है। शरीर में हल्कापन महसूस होना, बुद्धि और इंद्रियां स्वच्छ होना, शरीर में पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और कामनेस बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सभी शुद्ध धातुओं के निर्माण में बस्ती हेल्प करती है। मतलब बस्ती के कारण जो क्लींजिंग हो जाती है शरीर की, इसके कारण धातुएं शुद्ध बनती हैं और जो शरीर के कार्य होते हैं वो समुचित प्रकार से होते हैं। इस तरह से हमने ये जाना कि बस्ती कितनी लाभदायक होती है। आज के वीडियो में इतना ही। बस्ती के सेकंड वीडियो में हम जानेंगे कि बस्ती देने का मुख्य कर्म, प्रधान कर्म क्या होता है, इसके अलावा इसके पूर्व कर्म और पश्चात कर्म क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ बस्ती क्या है, मतलब बस्ती कैसे काम करती है। इसके अतिरिक्त बस्ती में भी क्या साइड इफेक्ट होते हैं या किसी तरीके के व्यापद हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे अपने बस्ती के सेकंड वीडियो में। बस्ती के इन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे अगले वीडियो को भी जरूर देखें। नियमित रूप से पंचकर्म कराएं, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।